हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आर के एफ एस में। दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें गवर्नर जनरल तथा वायसराय जो भारत में आए थे ब्रिटिश काल में, इनसे संबंधित समस्त जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यानी कि अधिकतर आधुनिक भारत के इतिहास का जो एक टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इससे बाहर आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ये जो वीडियो है आपके यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी PCS, UPSC, SSC, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और इसके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कथन दो है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। दोनों सही हैं कि एक सही, ये बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई और इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। तो जो अध्यक्ष था उसे गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, यानी कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय जो वहाँ का अध्यक्ष होता था सरकार का, उस अध्यक्ष को गवर्नर जनरल कहा गया। और 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था वो था वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो पहला ऑप्शन है, यानी जो पहला कथन है वो गलत साबित होता है। दूसरा कथन है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने के प्रयास किए गए थे। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इस तरीके से जो कथन नंबर 2 है वो सही है। तो देखा जाए तो केवल एक वाला ऑप्शन सही होगा, केवल 2 वाला ऑप्शन सही होगा और 1 वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अभी मैंने बताया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं है तो इस तरीके से जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे उनको ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर नंबर 2 यानी वारेन हेस्टिंग माना जाएगा। अगर यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते तो वो उत्तर सही होता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन एक और बढ़ा दें, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था उसका वो जो गवर्नर था इसके समय में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हेस्टिंग होगा। दोस्तों कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 15 जनवरी 1784 को हुई थी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो जो 1784 था उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इनका जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1773 से 1785 तक रहा। तो इस तरीके से जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी कलकत्ता में
उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी ये बताना है। ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका भी उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक और 4 दोनों में वारेन हेस्टिंग हो गया, तो वारेन हेस्टिंग ही इसका सही उत्तर होगा। जो वारेन हेस्टिंग है, इनके समय में ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को घेरे की नीति भी कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति अपनाने वाले दो गवर्नर जनरल थे। एक तो वारेन हेस्टिंग थे और दूसरे जो थे वो हैं वेलेजली। यानी वेलेजली ने भी सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति अपनाई थी। ये ऐसा होता था कि ये जो अपना राज्य होता था, यानी कोई भी जो जिस राज्य में इनका शासन होता था उसके जो पड़ोसी राज्य थे उनकी सुरक्षा करना इस सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति होती थी। यानी कि अगर हम पड़ोसी घर को बचा लेंगे तो अपना घर बचा रहेगा, ऐसा इनका मानना था। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित थी वो वारेन हेस्टिंग के समय की थी। तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत किसने की थी ये जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ष 1765 में जो क्लाइव था, क्लाइव के समय में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। समाप्त किसके समय में हुई? तो समाप्त वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग। 1772 में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था, तो उस समय जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस समय जो शासन था वारेन हेस्टिंग का था। तो इस तरीके से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा भी वारेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा 1788 से 1795 तक चला था। इस मुकदमे में वारेन हेस्टिंग को दोष मुक्त करार दिया गया था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने जो भी इसमें काम किए थे, जो भी निरंकुश और अन्यायपूर्ण कार्य किए थे, वो कंपनी के लिए किए थे। तो कंपनी द्वारा इनको दोष मुक्त घोषित करके इनको दोष मुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से महाभियोग चलने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में जो न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्तियां जो हैं कलेक्टर के हाथों में दे दी थी। कलेक्टर यानी कि डीएम के हाथ में दे दी थी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिए थे। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां, सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार भी दे दिया गया था। दोस्तों, 1790 से 92 ईस्वी के बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों की स्थापना की गई थी और 4 में से 3 बंगाल के लिए थे। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो भ्रमण करने वाले न्यायालयों की स्थापना की गई थी वो 1790 से 92 के बीच
की गई थी। यानी जब ये 1790 से 92 के बीच जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसमें से 3 बंगाल के लिए थे, 3 बंगाल के लिए थे और एक था वो बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। एक जो था वो बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसने जो है न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। दोस्तों, और अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व भारत में नहीं था, भारत में लागू किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर इसे कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड के नाम से इसे पृथक कर दिया, प्रस्तुत किया। और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। यानी जो इसने सुधार किया ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित ये सिद्धांत था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसने कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। यानी जो कर के लिए प्रशासन होता था उसको अलग किया और जो न्यायिक प्रशासन है उसे अलग कर दिया। कलेक्ट्रेट को न्यायिक और फौजदारी शक्तियां जो हैं हटा ली गई। यानी जो डीएम था उसके पास जो न्यायिक और फौजदारी जो शक्तियां थी उसको हटा दी गई। अब डीएम के पास मात्र कर संबंधी शक्तियां ही रहीं और न्यायिक और फौजदारी शक्तियां जो हैं जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके हाथों में चली गई। तो इस तरीके से न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा या कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? दोस्तों, इसका भी सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की शुरुआत की थी, जिसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं। भारत में जो सिविल सेवाएं शुरू हुई वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बल पर ही शुरू हुई थी। इन्होंने भारत में जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, यानी फिर से गठन उसका किया और राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए थे और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए थे। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों को स्पष्ट करके विभाजित कर दिया था, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से भारतीय सिविल सेवा के नाम से जो सृजन करने वाले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा, किसके शासनकाल में किया गया था, ये बताना है। तो अभी मैंने बताया कि जो भारतीय लोक सेवा यानी भारतीय सिविल सेवा जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में परिवर्तन में आया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब मृत्यु हुई उसके बाद उसे कहाँ दफनाया गया था भारत में, वो बताना है। कब्र उसकी कहाँ है? ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारत में जो कब्र बनाई गई वो गाजीपुर में बनाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर शासनकाल हम देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 तक पहला इसका शासनकाल रहा। उसके बाद में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहा इसका शासनकाल। दोस्तों, 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसे भारत में स्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहीं इसकी कब्र बना दी गई थी। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 11, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, यानी कि बसीन की जो संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, और ऑप्शन नंबर 4 है डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। जो बसीन की संधि हुई थी 1802 में, ये अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुई थी। दोस्तों, इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता है वो स्वीकार कर ली थी, यानी कि वो जो बाजीराव द्वितीय थे वो अब अंग्रेज के संरक्षण में रहने के लिए मान गए थे। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया था, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। तो इस तरीके से जो बसीन की संधि है, ये जो संधि है ये अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 12 है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ऑप्शन हैं बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, जो लॉर्ड वेलेजली है इसका जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 के बीच में रहा। 1798 से 1805 के बीच में वेलेजली का शासनकाल रहा। इसने अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जो भारतीय राज्य थे उसको अंग्रेजों की शरण में लाने के लिए इसने सहायक संधि का उपयोग किया था। इसने सहायक संधि का आविष्कार किया नहीं था, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। यानी अगर सहायक संधि की बात करें तो जो सहायक संधि है ये वेलेजली की उत्पत्ति नहीं थी, ये डुप्ले की उत्पत्ति थी, यानी डुप्ले ने इसकी उत्पत्ति की थी। डुप्ले ने सबसे पहली बार इसका उपयोग किया था। डुप्ले जो था इसने प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राज्यों को दी थी, और अंग्रेजों ने भी यही प्रणाली अपनाई और प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। यानी ये जो सहायक संधि है ये पहली नहीं थी, अवध में पहली बार 1765 में की गई थी। 1765 में पहली सहायक संधि की गई थी। अवध से की गई थी जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो हैदराबाद ने 1798 में तथा 1800 में इसकी जो सहायक संधि है वो अपनाई थी। मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में अपनाई थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये पहले मराठा सरदार थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों, क्रियान्वित किसके काल में किया गया था ये बताना है, शुरुआत की गई थी ये नहीं बताना है। तो क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड वेलेजली के समय में, अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। शुरुआत की अगर बात करें, अगर शुरुआत के लिए कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें डुप्ले सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। प्रथम मराठा सरदार तो बाजीराव द्वितीय हो गए, लेकिन प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था, वो पहले शासक कौन थे ये बताना है, देशी शासक। तो दोस्तों,
जो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे वो थे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम जो थे, अभी मैंने बताया था 1798 में, 1798 से 1800 ईस्वी के बीच में सहायक संधि अपनाई थी। और सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले यानी अपनाने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निज़ाम। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद के निज़ाम। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी तथा उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो बताना है कि किन किन लोगों ने सहायक संधि की थी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, यानी कि हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, इन चारों लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों जो अपनाई थी सहायक संधि को, ये चारों थे हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। यानी कि अभी तक मैंने पढ़ लिया कि पहला मराठा सरदार कौन था, पहला देसी रियासत का शासक कौन था। अब बताना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, ये आप सभी लोग जान गए हैं। इस जो सहायक संधि इसका आविष्कार करने वाला डुप्ले था और इसको क्रियान्वित करने वाला वेलेस्ली था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीयों को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया था। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वादा किया था। तो इस तरीके से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था जिसने वेलेस्ली से इस बात के लिए संधि की थी, सहायक संधि की थी कि वो अवध की सीमा क्षेत्र का जो है रक्षा करेगा। तो इस तरीके से 1765 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी ये बताना है। ऑप्शंस हैं हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने तो 1799 में की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या मैसूर के शासक ने। तो मैसूर के शासक ने भी इसकी जो है संधि अपनाई थी 1799 में, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इंदौर के होलकर राज्य ने और जोधपुर के राजपूत राज्य ने। तो इंदौर के होलकर राज्य ने भी जोधपुर के जो राजपूत राज्य थे इन्होंने भी इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये कब किया था? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में जोधपुर के राजपूत राज्य ने भी इसकी सहायक संधि को अपनाया था, लेकिन इंदौर के जो होलकर राज्य थे इसने नहीं अपनाई थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि वेलेस्ली की। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो किसने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था ये बताना है। तो सूत्रपात करने वाला यानी कि क्रियान्वयन करने वाला जो शासक था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली प्रथम अंग्रेज था जिसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि अपनाई थी। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत में सहायक संधि की नीति को अनुसरण किया था, जबकि इसने क्रियान्वित ज़्यादा नहीं किया था तथा अपनी सेना भारतीय राज्यों को किराए पर भी दी थी डुप्ले ने।
अंग्रेजों ने प्रथम सहायक संधि 1765 में की थी। मैं इसे बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है। ऑप्शंस हैं, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण में इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ये बताना है। तो जो मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का, वह था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति में अराजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, यानी कि वो श्रेष्ठ हो गई थी। सभी लोग सहायक संधि को अपनाने लगे थे क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेजी जो सेना है वो राजपूत और राज्यों की सुरक्षा करे। तो इस तरीके से जो सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था। यानी जब नेपोलियन के आगे सब लोग ढेर हो रहे थे और उस समय भारत में एक ऐसा ब्रिटिश शासक था जिसने भारत में अपना जो है वर्चस्व फहराया था, वर्चस्व लहराया था, तो वो बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने अपना भारत में उस समय पताका लहराया था जब नेपोलियन जो है यूरोप में अपना साम्राज्य जो है फैला रहा था। जब नेपोलियन यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे नेपोलियन के सामने, तो उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, वो अपना वर्चस्व फैला रहा था। तो इसका इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन थे, ये बताना है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो आंग्ल नेपाल युद्ध है वो 1814 से 16 के मध्य में हुआ था। वारेन हेस्टिंग जो थे वो उस समय गवर्नर जनरल थे, और जो वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल का जो काल था वो 1813 से 1823 था। 1813 से 1823 के बीच में ये गवर्नर जनरल थे, और वह 1816 की सगौली की संधि से ये जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो सगौली की संधि से समाप्त हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, 1816 में ये संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 में, 1764 में, वो जो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। तो इसका सही उत्तर यानी ये बिल्कुल सही मिलान है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध में थे जो 1714 से 16 के बीच में लड़ा गया था। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्होंने जो है हिस्सा लिया था, ये भी सही है। लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 18 के बीच में हुआ था, जबकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था वो 1805 लास्ट था। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर नहीं होगा।
1817 से 1820 जो 1817 से 1818 के बीच का जो समय था, उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे और वारेन हेस्टिंग के समय में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलेस्ली और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं 22। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी मैंने बताया वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 18 के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 24। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, ये बताना है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, ये बताना है। दोस्तों, जो सर टॉमस मुनरो हैं वो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। 1820 से 1827 ईस्वी के बीच ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1820 से 1827। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसे जो लागू करने वाले थे वो टॉमस मुनरो थे। यानी जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको लागू किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था। और ये कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इसको लागू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 25 है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यानी कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को किस शासक ने यानी किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ये बताना है। तो जो मैसूर राज्य को कुशासन के आधार पर लिया गया था उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था इसने। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इसने बहुत सारे काम भी किए थे, जिसमें से उसने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किया था, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी इसने समाप्त किया था और प्रभावकारी प्रयत्न समाप्त करने के लिए किए थे। तथा देश में ठगी समाप्त किया था। ठगी से संबंधित इसने कुछ प्रस्ताव लाए थे, समाप्त किया था इसको भी। और साथ ही साथ इसने जो ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था भी स्थापित की थी। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति भी अपनाई थी। जयपुर में अवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया था, परंतु इस पर भी बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया था। यानी इस पर भी जो विलियम बेंटिंग है वो कुछ नहीं बोले थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन ले लिया था वो थे विलियम बेंटिंग। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कब लिया गया था, ये बहुत सी घटनाओं को जब अनदेखा कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद इसने 1831 में मैसूर राज्य और 1834 में जो है कुर्ग और कछार को इसने अपने प्रशासन में ले लिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और इसने 1831 में जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? यानी कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल हुआ था, ये बताना है। तो दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल होने वाला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था, आपको ये याद रखना है। और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो इससे संबद्ध था। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर भी संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में की थी।
यानी जो टीपू सुल्तान थे, इनके बीच में ये लड़ा गया था। और इसने ही श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में की थी, ये भी आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है प्रश्न अगला। प्रश्न नंबर 27 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है, यानी ठगों के दमन से संबंधित कौन नीति लाया था, ये बताना है। तो ठगों के दमन से संबंधित जो नीति लाने वाले थे अंग्रेज, वो थे कैप्टन स्लीमैन जो थे, उन्होंने ठगों के दमन से संबंधित कार्य किए थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग हुआ करते थे। 1837 से पूर्व का जो समय था, वो भारत में ठगों में के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ये जो ठग थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के हुआ करते थे। ये जो ठग हुआ करते थे, ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे। और जो शिकार करते थे, शिकार करने के बाद शिकार करने के बाद जो सर होता था उसको देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। और वो लोग इस बात पर विश्वास किया करते थे कि यह उनका जो धंधा है वो विधि का विधान है, यानी कि ईश्वर की इच्छा अनुसार ही ये लोग ठगी करते हैं और शिकार करते हैं, लोगों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद थे, किंतु ठगी के विषय में समस्त लोग समझते थे कि ये विधि का विधान है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ठगी की जा रही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी भी बनाया था। तो इस तरीके से देखा जाए, ठगों के दमन में अगर बात करें तो काम करने वाले, ठगों के दमन से संबंधित काम करने वाले कैप्टन स्लीमैन थे। लेकिन अगर बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भी आपको याद रखना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ठगों के दमन से संबंधित कार्य किए गए थे। प्रश्न नंबर 28 है, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी किसने? तो सती प्रथा पर भी पाबंदी विलियम बेंटिक ने ही लगाई थी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। दोस्तों, सती शब्द का जो अर्थ है वो एक पवित्र और सच्चरित्र नारी से संबंध है। अगर देखा जाए तो आत्माओं का संबंध से संबंधित है, यानी विवाह एक संस्कार माना जाता था हिंदू परंपरा में, अर्थात वो आत्माओं का संबंध माना जाता था। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का बंधन जो है शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला है, और ये माना जाता था। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता था कि जो स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए, यानी जब उसका पति किसी कारणवश मर जाए, उसके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, तो पति की मृत्यु के साथ जब उसको दफनाया जाए पति को, तो उसको दफनाने के साथ साथ में स्त्री भी अपने आप को भस्म कर ले। ऐसी जो रीति थी, कुरीति थी, वो सती प्रथा थी। और इस सती प्रथा को समाप्त करने वाले, इस कुरीति को समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 18वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की 7 पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यानी जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे 18वीं शताब्दी में, वो लोग कहा करते थे कि यदि किसी पत्नी का पति जो है वो मर जा रहा है और वो पत्नी अपने पति के साथ में भस्म हुई जा रही है, अपने आप को अगर जला ले रही है, तो जो उसके परिवार के 7 पीढ़ियों के लोग होंगे उनको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा उस समय के ब्राह्मणों का कहना था। ऊंचे कुल के ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों और राजपूतों ने यह परंपरा बहुत प्रचलित कर दी थी, यानी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इससे क्रूर परंपरा को बंद करने का प्रयास भी किया था। अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने देश में इसे बंद भी कर दिया था। गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसको बंद करने के कुछ उपाय किए थे। कॉर्नवालिस, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग जैसे आरंभिक गवर्नर जनरलों ने भी इस पर बलपूर्वक काम किया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए थे।
सफल नहीं हो पाए थे। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने भी विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस पर काम किया और इसे अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी इसका समर्थन किया और तब जाके विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और दिसंबर 1829 के नियम के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था, लेकिन बाद में 1830 में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। यानी ये जो पूरी तरीके से लागू हुआ था 1830 में लागू हुआ था, लेकिन जो इसका जो नियम बना था वो 1829 में बना था, सती प्रथा पर प्रतिबंध से संबंधित। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी पूरी तरीके से। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात रोक दिया गया था, ये बताना है। तो जो 1789 वर्ष था, 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया था। क्या होता था कि जो बंगाल में जो दास हुआ करते थे, जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे, उनको बाहर भेजा जाता था, यानी निर्यात किया जाता था। तो उस निर्यात को रोकने के लिए 1857 में पूरी तरीके से पाबंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया था 1789 में। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून भी बनाए गए थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल से कानून बनाने को भी कहा गया था। 1843 की बात करें तो समस्त भागों से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया और 1807 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित किया गया था। तो इस तरीके से बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगाया था 1789 में। ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से किया था, ये बताना है। यानी डलहौजी ने जो अवध का विलय किया था अंग्रेजी राज में, वो किस नीति के तहत किया था, ये बताना है। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 से 1856 के बीच। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध राज्य जो है उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कुछ कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। इसका सही उत्तर होगा कुप्रशासन के कारण। जो डलहौजी था उसने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षतापूर्ण बनाई थी। उसने अपने अधिकारी वहाँ के शासन की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने एक विस्तृत विवरण वहाँ के कुशासन के विषय में डलहौजी को भेजा था, जिसे लंदन भेजकर उसने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी ने बहुत तत्परता से कार्य किया। अपने इस कार्य को डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया, यदि अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के शासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती है तो वह मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि में दोषी होगा। यानी डलहौजी का मानना था, उसने ये कहा था जब कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया था, उसने कहा था कि यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं यानी कि मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में इसकी सहायता देती है तो वह मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि में दोषी होगी। तो अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने और कई राज्यों को अपने राज्य में विलय किया था, जिसमें सतारा जो है 1848 में, सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 में। सबसे बाद में अवध को मिलाया था 1856 में, जिससे कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 31 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन
कब हुआ था ये बताना है। तो 1856 में हुआ था, अभी मैंने बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है ये बताना है। तो अभी मैंने बताया कि 1849 में जो है संबलपुर, बताना है कौन सही सुमेलित है। तो 1849 में सतारा नहीं हुआ था, सतारा जो हुआ था वो 1848 में हुआ था, यानी कि इससे अगर मिलाया जाए तो इसका जो विलय हुआ था 1848 में हुआ था। 1848 में पंजाब का विलय, तो पंजाब का विलय भी 1848 में नहीं हुआ था। 1856 में अवध का विलय, ये सही है, 1856 में अवध का विलय हुआ था। 1855 में झांसी का विलय, ये गलत है। 1855 में करौली का विलय हुआ था, यानी कि जो डलहौजी है उन्होंने करौली का विलय किया था 1855 में, झांसी का नहीं किया था, यानी कि ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1856 में अवध का विलय, बाकी सब सुमेलित नहीं है, यही एक सुमेलित है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। विलय की नीति किसने क्रियान्वित की थी ये बताना है। तो दोस्तों जो विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित करने वाला शासक था, यानी गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। विलय नीति को नियोजित और क्रियान्वित किया था डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था। यानी कि कुशासन का बहाना लेकर किस राज्य के शासन को हटाया गया था, किस प्रांत के शासक को हटाया गया था, वो था अवध। 1856 में अवध के शासन को कुशासन के आधार पर उस पर विलय कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी के समय में। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा राजसी राज्य पहले मिलाया गया था और उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सतारा की। तो सतारा ने 1848 में, यानी कि डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में विलय किया। उसके बाद संबलपुर को 1849 में विलय किया था, और झांसी को 1853 में। तो अगर इसका कालक्रम में रखा जाए इसको, तो सबसे पहले सतारा यानी कि 3, उसके बाद संबलपुर यानी कि 2, और फिर झांसी 1। तो 3, 2, 1 वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1848 में सतारा, 1849 में संबलपुर और 1853 में झांसी राज्य का विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया 1848 में सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को अपने राज्य में मिलाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सतारा। सतारा को मिलाने विलय करने वाला पहला जो राज्य था, प्रांत था भारत का, वो डलहौजी ने सतारा को 1848 में विलय किया था। प्रश्न नंबर 37 है, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय संपन्न हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसके समय में हुआ था ये बताना है। अंग्रेजी सिंध विजय पर संपन्न जो अंग्रेजों ने किया था सिंध पर। तो दोस्तों 1842 से 1844 के मध्य में लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल हुआ करता था, यानी एलनबरो के समय में सिंध पर विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने 1843 में एलनबरो के समय में अंग्रेजों ने सिंध पर विजय संपन्न की थी। जो एलनबरो है इसका जो शासनकाल है, यानी जो ये शासन इसने किया था 1842 से 1844 ईस्वी तक, 1844 ईस्वी तक लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था, और 1843 में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड एलनबरो के समय में। प्रश्न नंबर 37 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, कब किया था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया 1843 में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1843 में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। यानी कि जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था ये बताना है।
तो जब अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे जेम्स आउटरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स आउटरम। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। दोस्तों, स्लीमैन को आप तो जानते हैं कि ठगों का दमन करने से संबंध उनका था, स्लीमैन का, जो 1854 से पहले उन्होंने किया था। लेकिन 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जो है बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है। जेम्स आउटरम ने कहा कि जो अवध का प्रशासन है वो बहुत ही दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है, यानी कि जनता बहुत यहाँ पर परेशान है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया, यानी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम जो है ब्रिटिश रेजिडेंट था अवध में जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेगली, लॉर्ड लिटन। तो जो रेलवे लाइन है पहली बार भारत में जो बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। दोस्तों, भारत में रेलवे लाइन जो बिछाने का उद्देश्य था उसके 2 प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो था वो था भारत में कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना, यानी जो भारत में कच्चा माल उत्पादन किया जाता था उसको आंतरिक भागों से यानी गांवों से, खेतों से जो बंदरगाहों तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, जिसके लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और जो दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश काल में जो सेना थी उसको दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले जो विद्रोह थे उसको सरलता से कुचला जा सके। इसके लिए ही रेलवे लाइन को बिछाया गया था। सबसे पहले 1853 में रेलवे लाइन को बिछाया गया था बम्बई से थाने के बीच में। बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन 1853 में जो है बिछाई गई थी डलहौजी के समय में। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो है 1900 यानी 19वीं शताब्दी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है वो मुंबई से थाने के मध्य हुआ था, अभी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो 1853 में शुरू की गई, अभी मैंने इसका भी उत्तर बताया था। प्रश्न नंबर 43 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने या फिर अवध तिरहुत रेलवे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली जो कंपनी थी वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। दोस्तों, 1853 में बम्बई के पोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। प्रश्न नंबर 44 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में, किसके समय में? तो अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ था वो डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। डलहौजी के समय में लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का जो ब्रिटिश क्षेत्र है इसके अधीन में आया था, ब्रिटिश के अधीन आया था। भारत का जो क्षेत्र है लगभग 2.5 लाख वर्ग मील। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी के समय में सबसे जो प्रमुख विस्तार हुआ था भारतीय राज्य, ब्रिटिश भारतीय राज्य का, वो था डलहौजी के समय में।
प्रश्न नंबर 45 है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्वरूप देने वाला कौन शासक था? जो गवर्नर जनरल था, ये बताना है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में ही 1845 से 1855 के मध्य जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्वरूप दिया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन भी इसमें खर्च किया जाने लगा था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्वरूप दिया गया था। प्रश्न नंबर 46 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही सबसे अधिक पुनर्विवाह अधिनियम यानी क्रियान्वयन शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित किया गया था। यानी जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में पारित हुआ था कैनिंग के समय में। जो विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए थे। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता जैसे बहुत से और अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए। इसमें थे विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लाया गया था, क्रियान्वित किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था उसका नाम बताना है। तो 1858 को जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में जिन्होंने पढ़ के सुनाया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की महान क्रांति का सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी यानी पढ़ी गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, यानी वही सबसे पहले भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 49 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर सुनाया था? तो इसका सही उत्तर इलाहाबाद है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा था वो तो पढ़ा था इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 50 है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, कब? ये बताना है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो सही हो जाएगा। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी, जिसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिधि को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए
उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। दोस्तों, विजय और विलय की नीति को पूर्णतः परित्याग कर दिया गया, यानी उसे हटा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की भी अनुमति दे दी गई। यानी कि जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 में, उसी में ही अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार जो है दे दिया गया पुनः। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1858 की साम्राज्य की घोषणा। प्रश्न नंबर 51 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो 1858 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1858। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को सबसे पहले समाप्त किया था। दोस्तों, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल जो था 1842 से 1844 के बीच में था। यानी जो एलन बरो था, मैं इससे पहले भी इस प्रश्न को बता चुका हूँ, इसने 1843 में दास प्रथा को अंत किया था, और इसका जो शासनकाल था वो 1842 से 1844 के बीच में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी इसमें से कौन सही मिलान है उसको बताना है। ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड डलहौजी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में, यानी ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके विषय में मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए इस प्रश्न में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। लेकिन चतुराईपूर्ण जो निष्क्रियता जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो है जॉन लॉरेंस से, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जॉन लॉरेंस होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और ये जो सहायक संधि है ये वेलेजली से संबंधित है। और लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो A.O. ह्यूम के समय में हुई थी, यानी कि ये भी गलत है। A.O. ह्यूम के समय में हुई थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं की है? यानी कौन नहीं मिलान सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, यानी ये सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, उच्चतम निष्क्रियता ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता जो है वो जो जॉन लॉरेंस थे, निष्क्रियता का जो सिद्धांत अपनाया था वो जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सही मिलान नहीं है ये बताना है। ऑप्शन हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। और जो चौथा है वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मान लो यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंध इनका नहीं था। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1803 से 1806 के मध्य में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था, यानी कि यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है बिल्कुल। दोस्तों प्रश्न नंबर 57 है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों पेशवाई को सन 1818 में समाप्त कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सन 1818 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनके समय में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के बाद में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का जो समस्त प्रदेश था जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। तो इस तरीके से पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? 1818 में। अगर पूछा जाए उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो हेस्टिंग के समय में ये पेशवाई समाप्त की गई थी। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन का मिलान गलत है, सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो प्रश्न नंबर 58 में सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित थे, ये भी सही है। सर जॉन सॉर आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही मिलान इसका नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सर जॉन सॉर आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये सर जॉन सॉर के मध्य में नहीं लड़ा गया था, यानी सर जॉन सॉर उस समय अंग्रेज शासक नहीं थे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर जॉन सॉर। जो सर जॉन सॉर थे, इनका जो संबंध है वो 1814 में वारेन हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आंग्ल नेपाल युद्ध होना चाहिए था, मराठा नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यानी इसमें से सिर्फ एक सही है, ये बताना है कौन सा इसमें सही है। तो लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण ये गलत है, ये डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण ये भी गलत है। जो सिंध का विलीनीकरण हुआ था वो हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, यानी कि देखा जाए तो ये इससे मिलना होना चाहिए था और ये इससे होना चाहिए था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध है 1779 में ये हुआ था, ये सही है। उसके बाद में सर जॉन सॉर आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो सर जॉन सॉर हैं वो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे, जबकि आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे कौन? वारेन हेस्टिंग, जो कि 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया था। ये 1799 में लड़ा गया था। सिंध का विलीनीकरण जो दोस्तों हुआ था वो हुआ था 1843 में एलनबरो के समय में, और जो अवध का विलीनीकरण हुआ था वो था 1856 में। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, ये सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वो था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत है। दोस्तों जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच में हुआ था, इस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे ऑकलैंड इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
लॉर्ड लिटन नहीं थे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड लिटन। प्रथम अफगान युद्ध का प्रारंभ इनके समय में नहीं हुआ था, ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ था सर जॉन लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन लॉरेंस। दोस्तों, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति जो थी, यानी कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव जो थी, वो आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही, लेकिन इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंध इसका स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमणता शब्द का जो JWS वाइली ने एडिनबरो रिव्यू के एक लेखक में प्रयोग किया था। तो इस तरीके से इसको देखा जाए तो जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे अधिक नाम है वो है सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन इसका 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना तो हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी 10 साल पे, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो कि 1881 में शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 63 है, वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो सबसे पहले जो भारत में जनसंख्या की गणना करवाई थी वो थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी अंडमान निकोबार पर जब वो गए थे भ्रमण के लिए। लॉर्ड मेयो 1869 से और 1872 के बीच में ये शासक रहे, यानी गवर्नर जनरल रहे, और इनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। पर मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या सबसे पहले उसके कार्यकाल में की गई थी? तो वो था लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या की गई थी। प्रश्न नंबर 65 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई है? आ गया ऑप्शन ये लॉर्ड मेयो। प्रश्न नंबर 66 है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी कि अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन या फिर लीटल। तो अफगान 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान में अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया था और कुशल आक्रमणता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया जाने लगा था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है लिटन, ये सही हो जाएगा। यानी कि जो एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लिटन था। 1876 में ये वायसराय बनकर आए थे। 1876 से ये वायसराय बने थे और इन्होंने अग्रगामी यानी जोश भरी जो नीति है उसको अपनाया था, अग्र फॉरवर्ड जो नीति है उसको अपनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, वह कौन भारत का वायसराय है जो सबसे दीर्घकाल तक वायसराय बना रहा? ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो सबसे अधिक कार्यकाल तक जो रहा उसको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनके सबके कार्यकाल लिख लेते हैं, कब से कब तक ये सब रहे। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक ये रहे, कुल 7 वर्ष।
डफरिन की अगर हम बात करें तो डफरिन 1884 से 88 तक रहे, 5 वर्ष। और हार्डिंग की बात करें तो हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक रहे, 6 वर्ष। और लॉर्ड मेयो जो हैं 1869 से 1972 तक ये वायसराय रहे, 4 वर्ष। तो सबसे अधिक देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन वायसराय रहे सबसे अधिक वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वायसराय का सबसे अधिक दीर्घकाल जो रहा वो लॉर्ड कर्जन का रहा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन द्वारा। 1880 में इंग्लैंड में एक ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया था और ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक भी था। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन का जो कार्यकाल हुआ था उसमें सबसे अच्छा जो रिपन का काम था वो था स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था और उसके अनुसार देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है इस प्रस्ताव के तहत कि ग्रामीण देशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में उप विभाग, तालुका और तहसील बोर्ड भी बनाने की आज्ञा दी गई और नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। तो इस तरीके से जो स्वायत्त शासी संस्थाएं स्थापित करने में जो सबसे अधिक भूमिका निभाई गई वो लॉर्ड रिपन के द्वारा निभाई गई। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 69 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन 4, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन नंबर 3 है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। और ऑप्शन नंबर 4 है, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ये एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित था। सर पीसी एल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी। ये जो एल्बर्ट बिल था, इस विधेयक का मेन उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। इतनी सी बात पर जो यूरोपीय लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात बताया और एल्बर्ट बिल विवाद जो है ये बढ़ गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना ही एल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 71 है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लीटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही ये फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता था। इनको सबसे अधिक उदारवादी वायसराय माना जाता था। इन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम भी बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था
1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोका गया था। यानी 7 वर्ष जो बच्चे थे उनको रोका गया था, और यदि किसी बच्चे की उम्र 7 से 12 वर्ष के बच्चों की है तो उसकी जो काम करने की अवधि होगी वो 9 घंटे की होगी, ये निर्धारित की गई थी। तो इस तरीके से जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन 1881 में। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से किससे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। इन्होंने 1882 में स्वायत्त शासन प्रस्ताव लाया था, तो इसलिए इनको स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दी गई कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले क्लाइव है। क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित था, यानी कि 1 जो है वो सी से मिल जाएगा। विलियम बेंटिंक जो है, इनके समय में क्या हुआ था, तो जो विलियम बेंटिंक हैं उसको हम बाद में मिलाते हैं, लेकिन कर्जन को हमें पता है, मेटकॉफ का भी पता है। तो मेटकॉफ जो है प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित थे, यानी कि 3 का ए से मिल जाएगा। उसके बाद में कर्जन की बात आती है, तो जो कर्जन है कर्जन जो है, कर्जन का मिल जाएगा 4 का बी से, यानी कि बंगाल विभाजन के समय कर्जन वहाँ के वायसराय हुआ था, वो गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ जो है विलियम बेंटिंक जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 1 है वो सी से मिल जाएगा। एक सी से हो जाएगा, जो 2 है वो हो जाएगा डी से, और 3 जो है चार्ल्स मेटकॉफ वो हो जाएगा ए से, प्रेस पर प्रतिबंध हटाया जाना, और कर्जन जो है यानी कि 4 वो हो जाएगा बी से। तो इस तरीके से सी डी ए बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो सी डी ए बी वाला ऑप्शन नंबर 1 है, यही उत्तर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो अभी मैंने पढ़ा लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है बंगाल विभाजन से था। ऑप्शन इसका जो 4 है वो इससे मिल जाएगा। लॉर्ड रिपन का जो संबंध है वो स्वायत्त शासन से था, अभी मैंने पढ़ा, यानी कि इसका संबंध 2 से मिल जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का संबंध जो था वो था सती प्रथा का निषेध, तो इससे मिल जाएगा। और लास्ट में डलहौजी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित थे, तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसका भी अगर कूट बनाया जाए तो जो 1 है उसके नीचे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसको मान लेते हैं। ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो 1 का डी। विलियम बेंटिंक का संबंध जो था वो था ऑप्शन नंबर 2 सती प्रथा, यानी कि ए से। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन, यानी कि बी से। और ऑप्शन नंबर 4 यानी लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन, सी से। तो डी ए बी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। डी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए है, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना की से सुमेलित है?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंध इनका नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थानीय बंदोबस्त और सिविल सेवा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त से संबंधित नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो का संबंध सिंध का विलय था और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध से संबंध था, ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो का संबंध जो है वो सिंध की विलय से संबंधित था, जबकि लॉर्ड डलहौजी का प्रथम अफगान युद्ध से संबंध नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा और लॉर्ड एलनबरो का संबंध सिंध के विलय से संबंधित था। दोस्तों जो सिंध का विलय हुआ था मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1843 में हुआ था, और जो एलनबरो का कार्यकाल है वो 1842 से 1844 तक चला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे, यानी भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यानी कि 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए सर जॉन मार्शल का इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। यानी कि जो इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी, लेकिन इसके संबंध में जो प्रयास शुरू हुए थे वो विलियम जोन्स द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी उसके साथ ही प्रारंभ हो गए थे, और इस पे काम बहुत से गवर्नर जनरल ने किया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया, और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग बनाकर कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके काल में हुई थी, ये बताना है। तो अभी मैंने बताया लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में 1901 में हुई थी। प्रश्न नंबर 78 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए लगभग 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। तो इस तरीके से 1904 में ये एक्ट आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 79 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो कर्जन के प्रशासन की तुलना जो की थी वो थे जी.के. गोखले। जी.के. गोखले ने लॉर्ड कर्जन को जो है ब्रिटिश शासन में जो मुग़ल शासक थे सम्राट औरंगजेब से इन्होंने इनकी तुलना की थी। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है जैसा कि आप जानते हैं 1899 से 1905 तक रहा था, और इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई जैसे कि जलियांवाला बाग भी हुआ और बंगाल विभाजन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई थी। बंगाल विभाजन इनकी प्रमुख घटना इनके कार्यकाल की थी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इन्होंने कर्जन का जो प्रशासन है उनकी तुलना औरंगजेब से की थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन हैं लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। इनको बताना है कि इनकी पदावधि का सही कालानुक्रम क्या था, यानी कि ये लोग किस समय ये वायसराय बने थे, सबसे पहले कौन था, उसके बाद में हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों अगर बात करें 1899 से 1905 के बीच में कर्जन रहे थे। 1899 से 1905 के बीच में कर्जन रहे। उसके बाद में जो चेम्सफोर्ड हैं इनका जो कार्यकाल रहा वो 1916 से
1921 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो 1910 से 1916 तक रहे। लॉर्ड इरविन का जो था वो 1926 से 1931 तक रहे थे। यानी कि सबसे पहले जो वायसराय बने इसमें वो लॉर्ड कर्जन होंगे पहला। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग आएंगे यानी कि तीसरा। उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे यानी कि दूसरा। और फिर आएंगे लॉर्ड इरविन। यानी 1 3 2 4 वाला ऑप्शन सही है। 1 3 2 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो 1 3 2 4 कौन है ये देखते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन 1 3 2 4 में नहीं है। तो 1 3 2 4 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 81 है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी ये बताना है। तो फूट डालो और राज्य करो की जो नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों का पूरा लाभ उठाया और फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थकों और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। यानी कि जो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो ये लॉर्ड मिंटो के समय में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो जो है भारत का वायसराय नियुक्त हुआ था। यानी कि ये हट गए थे और ये नियुक्त हुए थे 1905 में। नवंबर 1905 में ये भारत के वायसराय नियुक्त हुए थे और इन्होंने जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी जो मार्ले मिंटो सुधार है वो 1909 में हुआ था, जैसा कि प्रसिद्ध आपने सुना हुआ होगा। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 है। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था ये बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है लॉर्ड रीडिंग वो सही हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग जो था वो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहा था और इसके समय में चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसित होना हुआ था। यानी कि इसके समय में 3 मुख्य घटनाएं हुई थी। एक तो चौरी चौरा, दूसरी घटना हुई थी स्वराज पार्टी का गठन और तीसरी जो घटना हुई थी वो थी रॉलेट एक्ट। यानी 4 घटनाएं जो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी, 3 घटनाएं वो प्रमुख थी और ये अक्सर पूछी भी जाती हैं। चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, ये सही है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, यानी कि जो हड़प नीति थी वो डलहौजी ने अपनाई थी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन और एल्बर्ट बिल रिपन के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एल्बर्ट बिल रिपन के समय में ही आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि भारतीय
भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पे लिटन होना चाहिए था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिंक, एल्बर्ट बेल रिपन, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो इसमें भी जो सही सुमेलित नहीं है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं था, लिटन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था, ये बताना है। तो दोस्तों, जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उस समय जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया था और दिल्ली में उनके दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड हार्डिंग के समय में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी भारत की राजधानी। प्रश्न नंबर 87 है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं, चूक का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से संबंध था इसका। यानी कि 1 का मिलान हो जाएगा आपका सी से। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसका 2 से ही मिल जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ था और सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिंक से संबंध था इसका। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा, इसको अगर हम कूट बनाएं तो ये कैसे बनेगा, 1 का 3 से यानी 1 सी से, 2 का बी से और 3 का ए से और 4 का डी से, यानी कि CBAD इसका कूट होना चाहिए। CBAD इसका कूट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर यही हो जाएगा CBAD। ठीक है, 1 का C, 2 का B, 3 का A और 4 का D, ये उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।